बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा केस के हवाले से, जो कि अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है, जो फ़ैसला कुन मरहले की तरफ जा रहा है, जिसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और जिसके अंदर आज फ़रोग़ नसीम साहब ने अपने जो आर्गूमेंट्स थे वो जारी रखे और मुख्तलिफ़ सवालात का भी उनको सामना करना पड़ा। वो मुख्तलिफ़ सवालों के जवाब भी देते रहे, मुख्तलिफ़ नुकात भी आज हमें उठाते हुए वो नज़र आए और आज उनका जो बड़ा एग्रेसिव मूड था और वो अपने आर्गूमेंट्स है वो उनको कंक्लूड करने की तरफ जा रहे हैं। आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करना चाहेंगे वो ये है कि एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर बार बार बात हो रही है और वो ये है कि मेलाफाइड इंटेंशन साबित की जानी है। जो काजी फैज़ ईसा साहब की पिटीशन है उसके अंदर जो मेन एलिगेशन है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ख़िलाफ़, वो ये है कि ये जो रेफरेंस फ़ाइल किया गया है इसके पीछे मेलाफाइड इंटेंशन है, बदनीति है, जिसकी बुनियाद पर ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया गया है। अब हमने ये देखना है कि जब भी हमारा जो कानून शहादत ऑर्डर है, जिसको हम लॉ ऑफ एविडेंस है जो हमारा, वो ये कहता है कि जो शख्स जो प्ली लेगा वो उसको साबित करेगा। अब जो हुकूमत थी या जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक रेफरेंस फ़ाइल किया था। वो रेफरेंस में उन्होंने जो जो एलिगेशंस लगाए थे, बर्डन ऑफ प्रूफ भी उनके ऊपर था कि वो रेफरेंस के सामने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके सामने वो साबित करते कि जो जो एलिगेशंस लगाए गए हैं काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ वो सच्चे हैं और उनको रद्द किया जाता काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से, और इस तरह वो केस चल सकता था या वो केस अपने मंतकी अंजाम तक जा सकता था। अब जब उस केस के ख़िलाफ़ एक पिटीशन फ़ाइल की गई है और उस पिटीशन में जो मेन ग्राउंड काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से ली गई है वो ये है कि जो इंटेंशन है प्रोसिक्यूशन की, जिन्होंने प्रोसिक्यूट किया है, जिन्होंने कंप्लेंट की है, जो कंप्लेनेंट है उसकी इंटेंशन गलत है, वो मेलाफाइड इंटेंशन है और उसकी बुनियाद पर यह रेफरेंस फ़ाइल किया गया है। तो मेरा एक आजिज़ाना जो एनालिसिस है वो ये है कि मेलाफाइड इंटेंशन तो फिर साबित करनी है काजी फैज़ ईसा साहब ने, और काजी फैज़ ईसा साहब के वकील से मुनीर मलिक साहब से पूछा जाए कि आपने जो ये प्ली ली है, आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है हुकूमत पर। देखें, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है और जिसके ऊपर ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो जज साहब की फ़ैमिली के बारे में या उनकी जो प्राइवेसी है उसको कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, वहीं पे अगर हुकूमत के बारे में, इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में या वज़ीर आज़म के बारे में कोई एलिगेशन लगाया गया पिटीशन के अंदर, तो उसका साबित करना काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर है। उनसे कहा जाए कि वो ये साबित करें कि जब उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी या उनके ख़िलाफ़ जब ये मटेरियल कलेक्ट किया जा रहा था तो ये सारे का सारा बदनीति की बुनियाद पर था और इस बदनीयती में कौन कौन शामिल था ये बताना काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ज़िम्मेदारी है, ना कि वो फ़रोग़ नसीम की ज़िम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि जो हमारा रिट जुरिस्डिक्शन है उसमें फिर इतनी बरीक बिनियों को हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स नहीं देखती और वो जो बेहतर समझती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अपने रूल्स हैं और वो जो बेहतर समझते हैं उसके मुताबिक वो केसेस को लेकर चलते हैं। लेकिन मैं ये जिसके ऊपर हमारी जो मीडिया है और मुख्तलिफ़ लोग हैं वो बगलें बजा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बदनीति साबित करना होगी, मेरी राय ये है कि ठीक है, फ़रोग़ नसीम साहब इसके ऊपर आर्गूमेंट्स भी करेंगे और फ़रोग़ नसीम साहब इसका जवाब भी देंगे, लेकिन बदनीयती का जो असल सवाल है वो काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर है। काजी फैज़ ईसा साहब ने साबित करना है कि बदनीयत कौन था और उस बदनीति की बुनियाद पर ये रेफरेंस फ़ाइल किया गया है। दूसरी इसके अंदर बड़ी अहम बात है वो ये है कि अगर कलेक्शन ऑफ एविडेंस की जाती है, जब भी किसी भी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ कलेक्शन ऑफ एविडेंस की जाती है, मैं उसकी मिसाल आपको दूंगा कि जैसे JIT बनाई गई पनामा पेपर्स पर, और पनामा पेपर्स के JIT ने मुख्तलिफ़ जो फॉर्म्स थी उनको उनकी खिदमात भी हासिल की लंदन में और उनसे रहनुमाई भी ली और उनकी जो असिस्टेंट थी वो भी ली और हुकूमती ख़जाने से उनको पे भी किया गया।
तो ये कोई नई बात नहीं थी, ये कोई गलत बात नहीं है। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी तफ्तीश कर रही होती है, तो अगर कोई गलत काम हो रहा होता है या कहीं लीगैलिटी हो रही होती है और उसके ऊपर अगर पुलिस तफ्तीश करती है और पुलिस या इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी उसके बारे में कलेक्शन ऑफ एविडेंस करती है, तो ये कोई जुर्म नहीं है। जो ये कल एक बात की गई है जिसको हमारे मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कि पहले एक हुकूमत घर चली गई थी, जमहूरी हुकूमत, और अब भी जा सकती है, ये वो बात नहीं है। उस वक्त हालात कुछ और थे। ये तब की बात की जा रही है जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को फ़ारूक लागारी ने, जो सदर थे, 58(2)B आर्टिकल 58(2)B के तहत घर भेजा था। ये वो आर्टिकल है जिसको बदनाम ज़माना आर्टिकल कहा जाता है, जिसकी बुनियाद पर हुकूमतों को गिराया जाता था। और ये जो 90s में जितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी बेनज़ीर भुट्टो या नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने, उनको घर भेजा जाता था 58(2)B की वजह से। और ये ज़िया-उल हक़ का तोहफ़ा था इस कौम के लिए, जिसकी बुनियाद पर फ़ारूक लगारी और बाकी जो सदूर गुज़रे हैं वो इसको इस्तेमाल करते थे। अब जब 18वीं अमेंडमेंट आई है, तो उसके अंदर जिसको ये चैम्पियन समझते हैं कि ये जमहूरियत का चैम्पियन आर्टिकल है या अमेंडमेंट है, उसके अंदर 58(2)B को ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद सिर्फ वज़ीर आज़म के एडवाइस पर डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली हो सकती, इसके अलावा नहीं हो सकती। तब बेनज़ीर भुट्टो ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसोल्यूशन ऑफ जो गवर्नमेंट थी उसके फ़ैसले को, जो सदर पाकिस्तान का फ़ैसला था, उसको बरकरार रखा। अब आप देखें कि अगर इसकी इसको आप बरीक बिनी में जाएंगे या अगर आप इसको रिसर्च करेंगे, तो वो एक 58(2)B जिसको हम कहते हैं कि वो एक जुल्म था जमहूरी हुकूमतों के ख़िलाफ़, और एक ऐसा तमाशा था जो लगा रहता था, उसको किसने प्रोटेक्शन दी थी, उसको किसने लीगल कवर दिया था, वो भी हमारी ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत घर चली गई थी, उसको इसलिए घर भेजा गया कि वो टेप रिकॉर्ड करते थे या प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते थे ऑनरेबल जजेस की। अब ये वो बात नहीं है ना। ऑनरेबल जो हमारे काजी फैज़ ईसा साहब हैं, उनकी किसी ज़ात के ऊपर किसी ने बात की है ना, किसी ने ये कहा है जैसे अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल है, ये वो चीज़ नहीं है। ये है कि अगर कोई भी शख्स, और ये तब बात आई थी जब मुख्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़ केसेस बनना शुरू हुए थे, जहाँ आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, जो साबका सदर हैं, जहाँ साबका वज़ीर आज़म, साबका वज़राए आला, साबका अपोजिशन लीडर्स, इस वक्त कितने लोग हैं जो जेलों में पड़े हैं। तो सारे के सारे लोगों के ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन थी वो की गई थी, और सोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कहीं भी ना सुप्रीम कोर्ट में किसी केस के अंदर, ना किसी ज़मानत की दरख्वास्त के अंदर कभी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या इंटेंशन को डिस्कस ही नहीं किया गया। अगर आप कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ या आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए हैं, और आप इंटेंशन, हुकूमत की इंटेंशन के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि नैब भी तो हुकूमत का इदारा है, तो फिर आप तो आप कहेंगे कि इमरान खान कहा करता था कि मैं इनको सड़कों पर लटकाऊंगा, मैं इनको घसीटूंगा, ये सारी चीज़ें, तो इसका मतलब है वो बदनीति हो गई। तो फिर तो आपका पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है और वो कार्रवाई इस तरीके से उसको कहा जाएगा कि उसकी इंटेंशन नहीं चेक की जाती, और वो ऑनरेबल जजेस हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई मज़ीद बहस की ज़रूरत नहीं है। और इसकी एक तो इंटेंशन काजी फैज़ ईसा साहब ने उसको प्रूव करना है, और दूसरी बात यह है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या इंटेंशन को चेक करना वो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का काम है, वो देखते। हाँ, अगर वो उसके ऊपर पूरा ट्रायल चलता, जो भी प्रोसीजर है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, और उसके बाद जो हुकूमती एलिगेशंस थे या अथॉरिटीज़ के एलिगेशंस थे वो गलत साबित होते, फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उसके ऊपर फ़ैसला ले सकता था, कार्रवाई कर सकता था, कोई बड़ा ऑर्डर पास कर सकता था। लेकिन अभी वो चीज़ जो एक शख्स ने एलिगेशन लगाया है, दूसरे ने उसको गलत साबित करना है, अभी ये कुछ हुआ ही नहीं है, और आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये जो एलिगेशन लगाया गया ये गलत है, या ये जिस तरीके से एलिगेशन लगाया गया ये गलत है। मैं नहीं समझता कि ये हमारा जो कानूनी तरीक़ाकार है ये उसके कोई इसको कोई मैच करता है या उसके मुताबिक है। अब इसमें एक और अहम बात है, आज जब फ़रोग़ नसीम साहब ने एक आयत मुबारक का भी ज़िक्र किया, और उसके अंदर उन्होंने जो
बात की और कहा कि मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं या वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। आयत मुबारक का जिक्र किया तो उसके ऊपर ऑनरेबल जजेस ने काफ़ी नाराज़गी का भी इजहार किया कि इसका सियाक़ व सबा कुछ और है, आपको शान नज़ूल का नहीं इल्म और आप इस तरह की आयत को क्यों यहाँ पर जोड़ रहे हैं। वहीं पे कहा गया कि जो गैर मुस्लिम जजेस हैं क्या उनके ऊपर भी इस कुरानी अहकामात अमल में लाए जाएंगे। इसके अलावा काज़ी अमीन ने कहा कि आप हमें ख़तरनाक काम की तरफ धकेल रहे हैं जो कि मुश्किल होगा हुकूमत के लिए भी और हमारे जो अदलिया के लिए भी। इस तरह जो मनी ट्रेल को डिस्कस किया गया, मनी ट्रेल के बारे में ये कहा गया कि जो रेफरेंस फाइल हुआ था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जो ऑनरेबल जज हैं वो अपनी वाइफ के भी ज़िम्मेदार हैं। देखें 2013 में ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और ये कोई पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि कोई 50 लाख में 60 लाख में ख़रीदी गई है, ये कितने लाख पाउंड्स में ख़रीदी गई हैं। ये पैसे कहाँ से आए, ये कैश में ख़रीदी गई और ये उस वक्त ख़रीदी जाती हैं जब वो चीफ जस्टिस होते हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। और ये सारी चीज़ें जो एक प्रॉपर्टी है जो काजी फैज़ ईसा की वाइफ और बेटी के नाम है, एक प्रॉपर्टी उनके सोल उनके नाम है उनकी वाइफ के, और एक उनकी वाइफ और बेटे के नाम है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, लाखों पाउंड्स रुपए इसके ऊपर खर्च आए हैं, कैश में ये प्रॉपर्टी ख़रीदी गई हैं और 2014 में गोशवारे जमा करवाए गए, उसका जिक्र नहीं किया गया और 2014 से आज तक जिक्र नहीं किया गया। अब अगर ये पूछा गया है और ये कहा गया है कि वहाँ पर किसी और जो लंदन के अंदर किसी प्राइवेट फर्म को वहाँ पे हायर किया गया है और उनके ज़रिए कलेक्शन ऑफ एविडेंस की गई है, तो ये वैसे ही है जैसे मुख्तलिफ JITs में होता रहा है। तो अगर इसके ऊपर सवाल उठाया जाएगा तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात है कि जिसकी बुनियाद पर ये रेफरेंस की कार्रवाई ख़त्म हो सकती है। अगर ये इस तरह की टेक्निकल सवालात के ऊपर रेफरेंस की कार्रवाई को ख़त्म कर दिया जाएगा या उसको सेटिसाइड कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मकसद ख़त्म हो जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मकसद फौत हो जाएगा। और अगर हम इजाज़त नहीं देंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के ख़िलाफ़ अगर कोई एलिगेशन है तो उसको इन्वेस्टिगेट करें, अगर हम इजाज़त नहीं देंगे तो फिर ये कहीं और चला जाएगा और ये हमारे फिर इदारों में तसादुम का बायस बन सकता है। मेरी ये गुजारिश होगी अब क्योंकि ये मंडे के लिए इसको दोबारा वो किया गया है, इस पोस्टपोन किया गया है मंडे को, एक तो बदनीयती के सवाल के ऊपर और एसेट रिकवरी यूनिट का जो सवाल है इसके ऊपर फ़रोग़ नसीम साहब अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फर्दर अगर कोई आर्गूमेंट्स होंगे तो बाकी जो वकला हैं या जो काज़ी फैज़ ईसा साहब के कौंसल हैं वो इसके ऊपर आर्गू करेंगे। और ये अगले हफ्ते में मुझे केस मंतकी अंजाम और फ़ैसला नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है और इसके ऊपर हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स क्या रद्दअमल देती हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी अल्लाह करे वो पाकिस्तान के हक़ में हो और इस कौम के हक़ में हो। जो भी इसके हवाले से मज़ीद प्रोसीडिंग्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।